नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय से संबंधित जो काव्य दोष टॉपिक है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है, और जो स्टूडेंट हैं स्कूल की परीक्षा देने वाले उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं काव्य दोष। तो काव्य दोष का जो अर्थ होता है वो होता है कमी या बुराई। दोष या तो किसी चीज़ की उसमें कोई कमी होती है तो दोष होता है, या फिर उसमें कोई बुराई होती है, कोई अवगुण होता है तो वो ही क्या है उसका दोष कहलाता है। रसास्वादन में, यहाँ हिंदी में काव्य दोष की बात हो रही है, तो रसास्वादन मतलब रस का हम आस्वादन करते हैं, तो उसमें जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो शब्द होते हैं, वो जो कारक होते हैं वो दोष कहलाते हैं। कि जब हम कोई रचना पढ़ते हैं उसको रस से या आनंद के साथ उसका हम मज़ा लेते हैं, तो बीच बीच में कहीं अगर उसमें कोई बाधा या रुकावट आ जाती है तो वो कारक ही क्या होते हैं उसके उस रचना के दोष माने जाते हैं। आचार्य वामन ने काव्य दोष की परिभाषा किस प्रकार दी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व गुण व काव्य की शोभा घटाने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। तो वामन द्वारा ये दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको तो काव्य गुण कहा वामन ने, और काव्य की शोभा घटाने वाले जो तत्व होते हैं वो दोष कहलाते हैं। तो बढ़ाने वाले तो गुण, घटाने वाले दोष होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष की क्या परिभाषा दी है कि रस का अपकर्ष करने वाली बातें दोष कहलाती हैं। अपकर्ष क्या होता है, उसको अवनति की तरफ ले जाना, कि रस को नीचता मतलब उसको निम्न स्तर की ओर ले जाना, वो सारी बातें ही दोष कहलाती हैं। फिर देखते हैं दोष के भेद। जो काव्य दोष होते हैं उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो काव्य दोष के 3 भेद प्रमुख माने जाते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं। शब्द या पद दोष, कि जहाँ शब्द या पद में दोष हो वो शब्द या पद दोष कहलाता है। एक होता है वाक्य दोष, जहाँ वाक्य में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है वो वाक्य दोष होता है। और एक होता है अर्थ दोष, जहाँ वाक्य में अर्थ की दृष्टि से कोई कमी पाई जाती है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वो अर्थ दोष कहलाता है। तो देखते हैं सबसे पहले काव्य दोष का शब्द या पद दोष। इसका उदाहरण है खिले फूल सब गिरा दिया है। तो ये जो एग्जाम्पल है खिले फूल सब गिरा दिया है, तो यहाँ जो दोष है वो लिंग संबंधी और वचन संबंधी दोष पाया गया। क्योंकि गिरे फूल सब गिरा, तो खिले फूल सब आ गया तो गिरा नहीं होना चाहिए, गिरे होना चाहिए। तो ये क्या है, वचन से संबंधित अशुद्धि है। और दिया क्या है, इसमें भी दिए आएगा क्योंकि सब आ गया, तो सब जो है ये बहुवचन के साथ प्रयुक्त होता है, और यहाँ दिया जो है ये एक वचन में आया है। तो यहाँ लिंग और वचन संबंधी शब्द या पद दोष हमें देखने को मिलता है। अब हम वाक्य दोष का उदाहरण देख लेते हैं। मंदिर अरग अवधि हरि पाछी गए, कि मंदिर अरग अवधि पाछी गए, हरि आहार चली जात। तो यहाँ क्या है, पाछी गए मतलब कर्म भंग संबंधी जो दोष है, तो यहाँ पाछी गए ये कर्म से संबंधित यहाँ दोष पाया गया है। तो ये वाक्य में दोष जो है ये कर्म का यहाँ भंग हुआ है, कि वो उचित क्रम में ये उदाहरण नहीं दे रखा है।
तीसरा है अर्थ दोष। इसका उदाहरण है दर्श से बड़ा चारू मंजू सुंदर मनोहर। तो यहाँ मंजू भी एक ही है, मंजू सुंदर मनोहर ये तीनों एक ही शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। चारू का अर्थ भी सुंदर होता है, मंजू का अर्थ भी सुंदर होता है, मनोहर का अर्थ भी सुंदर होता है। तो सुंदरता के लिए इन चारों शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो यहाँ अर्थ दोष है, कौन सा? पुनरुक्ति संबंधी दोष। पुनरुक्ति क्या होता है? जो शब्द बार बार आए तो उससे पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दर्श से बड़ा या तो चारू कह दो, या दर्श से बड़ा मंजू कह दो, या दर्श से बड़ा सुंदर कह दो, या फिर दर्श से बड़ा मनोहर कह दो। तो एक शब्द यहाँ प्रयुक्त होने पर भी वही अर्थ है और चार शब्द प्रयुक्त होने पर भी वही अर्थ निकल रहा है। फिर हम देखते हैं काव्य के दोष। तो सबसे पहले देखते हैं श्रुति कटुत्व। श्रुति का क्या अर्थ होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना। तो यहाँ सुनने में जो दोष हैं वो कौन कौन से हैं? सुनने में अगर हमें कोई शब्द जो है वो कड़वा लगता है, जो अपने कानों को प्रिय नहीं होता, वही क्या होता है? वही कटुत्व मतलब कटु शब्द होता है। तो इसका देख लेते हैं हम। काव्य में प्रयुक्त वर्ण जो सुनने में कड़वे लगते हैं वो श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मूर्धन्य जो वर्ण है, रेफ जो वर्ण है रे वाला, संयुक्त जो वर्ण है, द्वित्व जो वर्ण है, ये सभी श्रुति कटुत्व दोष में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये शब्द सुनने में सामने वाले को कड़वे लगने लगते हैं तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें ओज गुण जो होता है, वैदर्भी रीति जो होती है, और रस कौन कौन से होते हैं? वीर रस, रौद्र रस और विभत्व रस। इन सभी का प्रयोग श्रुति कटुत्व दोष में हमें देखने को मिलता है। इसका उदाहरण है कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। तो कवि का जो कठिनतर कर्म है उसकी हमें धृष्टता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कर्म और धृष्टता जो है ये शब्द हम सुनते हैं तो अपने कानों में कड़वाहट पैदा करते हैं। तो ये श्रुति कटुत्व दोष होता है। फिर हम देखते हैं ग्राम्यत्व दोष। तो ये सही है ग्राम्यत्व। कोई ग्राम्यत्व बोलता है तो ये ग्राम्यत्व दोष होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें शिष्ट भाषा के स्थान पर, कि शिष्ट जो प्रचलित भाषा है उसके स्थान पर गंवारू या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कि जो वक्ता होता है बोलने वाला, वो प्रचलित शब्दों को छोड़कर गाँव में जो प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग अपने वाक्य में कर देता है। इसका उदाहरण है कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आओ। यहाँ द्वार जो शब्द है इसमें ग्राम्यत्व दोष पाया गया है, क्योंकि यहाँ द्वार का अर्थ होता है द्वार। फिर अप्रतीतत्व। अप्रतीतत्व दोष। अप्रतीतत्व दोष क्या होता है? लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द का कवि या पाठक द्वारा अगर दूसरा अर्थ ले लिया जाता है कि उसका अर्थ तो कोई और होता है, वक्ता जो होता है, बोलने वाला जो होता है, वो तो किसी और अर्थ में उसको प्रकट करता है, मगर सुनने वाला जो श्रोता होता है वो उसका अन्य अर्थ ले लेता है। तो वो होता है अप्रतीतत्व दोष। इसका एग्जाम्पल है तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। तो इस उदाहरण में आशय जो शब्द है इसमें अप्रतीतत्व दोष पाया गया है। तो यहाँ ये दर्शन शास्त्र से संबंधित ये उदाहरण अपने सामने प्रकट हुआ है। तो यहाँ इस आशय का अर्थ जो है वो है भाव पर वासना। तो यहाँ अर्थ भाव पर इसका अर्थ जो हमें प्रकट हुआ है वो वासना प्रकट हुआ है, और बताने वाले ने किसी और भाव से इसको प्रकट किया है। क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष क्या होता है? शब्द का अर्थ श्रोता द्वारा बहुत माथापच्ची करने के बाद कठिनाई से
श्रोता को समझ में आता है कि इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ कोई विद्वान ही पहचान सकता है, हर किसी के बस की ये बात नहीं है। जैसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से, अजा सहेली तारिपु ता जननी भरतार, जाके सुत के मीत को सुमरो बारंबार। तो ये उदाहरण है, इसका हम अर्थ निकालें तो बड़ी कठिनाई से इसका अर्थ निकलेगा। अजा का अर्थ है बकरी, क्योंकि अज का अर्थ बकरा है तो इसमें आ लगाने पर ये स्त्रीलिंग बन जाता है, तो अजा हो गई बकरी। अजा की सहेली, तो अजा की सहेली होती है भेड़। ता रिपु मतलब शत्रु, तो अजा बकरी और भेड़ का शत्रु कौन होता है? भरूट होता है, जो कांटा होता है। ता जननी मतलब माता, तो यहाँ जननी का अर्थ है पृथ्वी। भरतार का अर्थ यहाँ निकाला गया है इंद्र। जाके सुत, तो जिसके सुत मतलब अर्जुन, सुत क्या होता है? पुत्र होता है, तो यहाँ अर्जुन से ये लिया गया। मीत मतलब अर्जुन के जो मीत हैं वो है कृष्ण। सुमरो मतलब स्मरण करो, तो यहाँ बहुत कठिनाई से, बहुत माथापच्ची करने के बाद में इस उदाहरण का अर्थ हमें समझ में आया है, तो ये कलिष्टव दोष के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम देखते हैं अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में पद का क्रम अनुचित हो अर्थात निश्चित न हो, वहाँ अक्रमत्व दोष पाया जाता है। अक्रम से ही हमें पता चल गया क्रम ना पाया जाना। इसका अर्थ उदाहरण है अमानुषी भूमि अवानरी करो। इसका सही क्रम क्या होता है? भूमि अमानुषी अवानरी करूं, ऐसा होता तब इसका क्रम सही होता, मगर यहाँ क्रम भंग हुआ है, तो ये अक्रमत्व दोष है। फिर हम देखते हैं दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष क्या होता है? वाक्य में पदक्रम लोक शास्त्र की दृष्टि से विपरीत पाया जाता है, तो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है कि जो अर्थ होता है, जो वाक्य का पदक्रम होता है वो लोक शास्त्र की दृष्टि से होना चाहिए। अगर लोक शास्त्र की दृष्टि के वो विपरीत है तो दुष्कर्मत्व दोष है। तो शास्त्र से संबंधित यहाँ जो इसका उदाहरण है वो दिया गया है। इसका उदाहरण है मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। तो इस उदाहरण में क्रम का जो है, पदक्रम का जो है वो विपरीत अर्थ लिया गया है। मन का वेग जो है वो खगराज के वेग से अधिक होता है, मगर यहाँ खगराज का वेग जो होता है, खगराज को वेग लजायो, तो यहाँ मारुत नंदन मारुत को मन को और खगराज का वेग यहाँ लजाया है, तो यहाँ ये विपरीत भाव प्रकट करने पर यह दुष्कर्मत्व दोष यहाँ पाया गया। इसी के साथ काव्य दोष से संबंधित अपना यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।